जैसा कि तुम लोग पिछले बार लेसन 3 कंप्लीट कर चुके हो, है ना, पढ़ा दिया गया पूरा। अब तुम्हारा यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ेंगे खंड 2 में। खंड 2 में है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसके अंतर्गत फर्स्ट लेसन तुम्हारा यानी लेसन 4 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, मतलब भूमंडल में विश्व के स्तर पे अब आया है, उसको कैसे बना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तुम्हारा सबसे पहले पढ़ेंगे रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया, ठीक है। तो ये पढ़ने से पहले आपको हम यही बात बताते हैं कि सबसे पहले आप इसको एक बार रीडिंग करिए, रीडिंग करने के बाद फिर वीडियो देखिए, फिर वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार रीडिंग कीजिए, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और घर में प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम कीजिए। और अभी बहुत सारे या सभी कह सकते हैं कोचिंग स्कूल सभी भी बंद है, ठीक है। तो क्यों बंद है, कुछ रीजन है, रीजन वही है कोरोना, ठीक है। तो इसलिए घर में भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। वीडियो को देखना है बढ़िया से, उसे समझना है। जैसे ही कुछ सूचना मिलेगा तो कोचिंग खुलेगी, फिर आप बात कर पाएंगे, ओके। देखना है रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट से जुड़ी दुनिया। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। मतलब यह जो हमारा बोल रहा है सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है, क्या पता चलता है भाई, तो पश्चिम को भेजे जाने वाला, पश्चिम मतलब अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, को भेजे जाने वाला चीनी रेशम, चीनी रेशम मतलब चीन देश का रेशम का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों का एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी। इसी रास्ते से क्या है, चीन का जो पॉटरी है वो जाता है। इसी रास्ते से भारत का दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचे थे। वापसी में सोने चांदी जैसे कीमती धातुओं यूरोप से एशिया पहुंचे। मतलब ये सब चीज यहाँ से ज्यादा था। पॉटरी मतलब बड़ा बड़ा जो मतलब इमारत क्या कहता है मूर्ति वगैरह बनता था वो सब, या जो तस्वीर था वो, तो ये सब यहाँ से जाता था। तो उधर से बसरते में क्या होता था, सोना चांदी। व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी निश्चय ही इस मार्ग से एशिया में आते हैं। शुरुआती दौर पर देखा गया कि ईसाई मिशनरी जो ईसा मसीह का या ईसाई धर्म का प्रचार करते थे वो लोग इसी मार्ग से यहाँ पहुंचे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेश भी इसी रास्ते से दुनिया में फैला और मुस्लिम धर्म का भी जो प्रचार करने वाले थे वो भी इसी रास्ते से गए। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। और उसके बाद यहाँ बोल रहा है बौद्ध धर्म जो इससे भी पहले पूर्व में जो बौद्ध धर्म आया वो इसी सिल्क मार्ग से आया। अब भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे तो जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो आते थे। मतलब बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते थे आते थे, तो उसमें क्या होता था, उनके साथ उनके कई खाद्यान्न का बीज भी जाता था, वो उसको बो देते, तो उससे क्या होता वो उग जाता। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाला खाद्य पदार्थ के भी साझा स्रोत रहे हों। आइए स्पैगेटी और नूडल्स का ही उदाहरण है। माना जाता है कि नूडल्स चीन के पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी से सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाया जाता है।
इसलिए हो सकता है कि हम भी यह न जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देश के बीच सांस्कृतिक लेन देन चलता रहा। मतलब लोग आए गए तो कुछ अपने साथ भोजन जो तरीका है या भोजन को बनाने का जो तरीका है वो भी लाए, और उस तरीका से लोग को उसको पसंद आ गया, नूडल्स, तो लोग नूडल्स खाने लगे। ठीक है, यही बात है। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसा ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस जो है मतलब खोज में निकला था, और जब वो गलती से पहुंच गया कहाँ, एक द्वीप पे, और द्वीप पे पहुंचा तो उसका नाम क्या पड़ा, अमेरिका, है ना। अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तो, और कैरिबियन द्वीप समूह सभी से। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए। बहुत सारे लोग जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ का जो खाद्य पदार्थ है हम लोगों के पास भी आया। कई बार नई फसल के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने यूरोप के गरीबों की जिंदगी अमूल रूप में बदल गई। मतलब शुरू में लोग आलू नहीं खाते थे यूरोप के, लेकिन जब वहाँ यूरोप में आलू आया तो वहाँ के गरीब की जिंदगी बदल गई, उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी आलू खाने से। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह चले गए। मतलब कि अगर आलू नष्ट हो गया, फसल खराब हो गया, तो वहाँ के लोग भूखमरी से मारे जा चुके। कहाँ पे, इंग्लैंड की बात हो रहा है, ठीक है, 1840 का बात। विजय, बीमारी और व्यापार। अब 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई दिया। मतलब जब ये पश्चिम सागर की ओर बढ़ते गए और अमेरिका को भी पहुंच गए, वहां पे खोज करने के बाद जब चले गए लोग तो लगा कि पूरा विश्व क्या है, एकदम छोटा है। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे थे। पहले हिंद महासागर तक में ही लोग इधर से उधर जा रहे थे, आ रहे थे, उनकी ज्ञान वहीं तक थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और उन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगे। मतलब लोग अब कहाँ जाने लगे, यूरोप। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। मतलब अमेरिका तो था लेकिन लोग उसको देखे नहीं थे, कभी वहां गए नहीं थे, उनका कोई संपर्क नहीं था। लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगा, और वहाँ का खनिज पदार्थ हर दिशा में उनका जीवन का रूप रंग क्या हो गया, बदलने लगा। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं खासतौर पे से चांदी ने भी यूरोप का संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू कर दिए। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है चांदी, सोना और भी कई धातु थे, उसके चलते लोग इधर उधर खोजने लगे। बहुत सारा किंवदंतियां, कहानी का मतलब बहुत लोग कुछ कहते हैं ना अपने अनुसार, वो कहानी में कह रहे थे। तीसरा, अपने अपना धन संपदा बनाने के लिए क्या हुआ कि बहुत सारे तरफ से लोग खोज कर रहे थे, सोने का शहर या और भी सारा चीज। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, बहुत सारा 16वीं सदी में पुर्तगाली और स्पेनिश सेना लोग
क्या क्या विजय अपना करने लगा, मतलब जगह जगह पर जीत हासिल करने लगा और अमेरिका को अपना क्या बनाया, उपनिवेश। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोग के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने के रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। मतलब इनके अफसरों के पास क्या था, चेचक नाम का बीमारी, और ये चेचक नाम का बीमारी के चलते ये लोग जो है वहां जब गए, यहाँ के इनके अफसर लोग, तो वो बीमारी वहां दूसरे को दे दी और उस बीमारी के चलते क्या हुआ, इनका बीमारी फैला और उसका प्रतिरोध क्षमता था नहीं उनके पास। तब फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुआ। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इससे पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। मतलब जो युद्ध में लड़ते या कुछ करते उससे क्या पहले, उससे पहले ही वो मर चुके थे। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। मतलब यहाँ पे बोल रहा है धीरे धीरे उन हमलावरों के अंदर में भी प्रतिरोधक क्षमता आ गया था और वह जो है मतलब इनसे अब जीतने के लिए कुछ कोशिश कर रहे थे। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीब और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। मतलब ये यूरोप में भागकर जो अमेरिका जाने लगे बहुत सारे लोग, और साथ में जो तुम्हारा यहाँ के लोग अफ्रीका से बहुत सारे गुलाम को पकड़ के लाए और उस अफ्रीकी गुलाम को अमेरिका में काम कराए। किस चीज के लिए भाई, तो कपास उत्पादन के लिए और चीनी का उत्पादन करवाने के लिए वहां पे काम करा रहे थे। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। मतलब 18वीं शताब्दी में काफी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को बहुत धनी देश गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिया और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम और खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे एशियाई व्यापार कहाँ होने लगा, यूरोप में, और उसका दबदबा धीरे धीरे बढ़ने लगा। 15वीं सदी में चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध काम करना शुरू कर दिया और दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। तब चीन की घटती भूमिका अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार केंद्र में पश्चिम की ओर खिसकने लगा। मतलब अब चीन से न व्यापार करके लोग किससे ज्यादा करने लगे, अमेरिका से। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हो गया। इस तरह से यूरोप सबसे बड़ा केंद्र बन गया किस चीज का, व्यापार का। 19वीं सदी, अब देखेंगे 1815 से 1914 के बीच क्या हुआ। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों के कायापलट कर दिए और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया। मतलब जो अर्थशास्त्री लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थ विनिमय मतलब पैसे का जो व्यापार हुआ वो किस तरह से हुआ भाई, तो गतियों का प्रवाह 3 तरह का हुआ। ठीक है, वो 3 तरह क्या है। इन्हें पहला प्रवाह व्यापार का होता है जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा, गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। मतलब पहले यह होता था कि कपड़ा, गेहूं यही सब व्यापार होता था। लेकिन दूसरा श्रम का प्रवाह, श्रम का प्रवाह का मतलब हो गया मजदूर वर्ग जो यहाँ मजदूरी कर रहे दूसरी जगह भी जाकर मजदूरी कर रहे हैं।
इससे लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और तीसरा प्रभाव हुआ पूंजी का। तीसरा क्या हुआ? पूंजी का प्रभाव, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाके में निवेश कर दिया जाता है। मतलब जैसे अभी होता है, कुछ देर पहले भी हो रहा था कि जिन पूंजीपतियों के पास पैसा है वो दूसरे जगह भी पूंजी लगा रहे थे और वहां से व्यापार होने लगा। ये तीनों तरह की प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मतलब पहला था कि व्यापार, दूसरा था श्रम और तीसरा था तुम्हारा पूंजी। ये तीनों एक दूसरे से संपर्कित था, तो लोगों के जीवन को प्रभावित करते। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी का आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। मतलब पूंजी यानी पैसा का आवाजाही से ज्यादा बंदिशें किस पे लगता था? श्रमिकों पर। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रभावों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज्यादा अच्छी तरह समझें। ये तीनों पर हम लोग का ज्यादा बात 19वीं सदी में लगा हुआ है। इस विषय अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक रूप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। मतलब कह रहे हैं उस समय सब अपना बता रहे थे कि हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर, लेकिन ब्रिटेन का बात एक अलग था। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि आशंका के पीछे क्या कारण था। अगर वो बोलता है कि हम आत्मनिर्भर हैं खाद्य पे, तो वह टूट जाता है ना, वहां के लोगों में तनाव फैल जाता। आखिर क्या बात था, देखते हैं। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। 18वीं सदी में क्या हुआ था? ब्रिटेन का आबादी खूब लगातार बढ़ रहा था। नतीजा देश में भोजन की मांग बढ़ी। जब आदमी बढ़ेगा तो भोजन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। अब लोगों के भोजन के साथ साथ क्या हो रहा था? बढ़ने लग गया था लोगों का डिमांड। भोजन का बढ़ने के साथ साथ तो क्या हो गया था? उत्पादन, जो उद्योग बढ़ा तो उद्योग में उत्पादन के लिए कच्चा माल चाहिए। वो कच्चा माल का मांग भी ज्यादा होने लगा। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दिया। जो आयात होता था मक्का दूसरे देश से, उस पर भी सरकार ने, बहुत सारा भूस्वामी थे उसके चलते उस पर रुकावट लगा दिया। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी कि कॉर्न लॉ कहा जाता है। जिस कानून के सहारे यह पाबंदी लगा था उसका नाम क्या था? कॉर्न लॉ। कॉर्न मतलब मक्का और लॉ मतलब कानून, तो मक्का पे कानून लगा। खाद्य पदार्थ की ऊंची कीमतें से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। और उस समय जो खाद्य पदार्थ का जो ऊंची कीमत जिस तरह से बढ़ रहा था और उद्योगपति और शहरी बासिंदों को जिस तरह से खाद्य पदार्थ के साथ साथ कच्चे माल की जरूरत थी, यह सब के कारण मजबूर आकर इसको कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त करना पड़ा। कॉर्न लॉ को निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थ का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थ से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव से उजड़ कर वे या तो शहर में गए या दूसरे देश में जाने लगे। मतलब जो उजड़ गया तो वहां से वो कहाँ गए? दूसरे देश, या कहाँ चले गए? तो कोई दूसरा राज्य में चला गया। ठीक है। जब खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की जरूरत बढ़ी। खाद्य पदार्थों का और भी ज्यादा मात्रा में आयात होने लगा। लोग अब जो है खाद्य पदार्थ को इधर उधर बेचने लगे। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीन को साफ करके खेती की जाने लगी। मतलब हर जगह जमीन को साफ करके क्या करने लगा? खेती के लिए जमीन को साफ कर देने ही काफी नहीं था। खेती इलाकों के बंदरगाह से जोड़ने के लिए रेलवे की भी जरूरत थी। मतलब सिर्फ अगर खेत होगा तो खेती होने से सामान वहां उत्पादन तो हो जाएगा, लेकिन ले जाने ले आने के लिए साधन भी तो चाहिए। इसलिए क्या चाहिए? रेलवे का जरूरत। ज्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई
गोदियां बनाई और पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था। नई जमीनों पर खेती करने के लिए आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोगों को वहां आकर बसों यानी नए घर बनाना, मतलब वहां आकर बसेगा तो उसे नया घर बनाना होगा, और नई बस्तियां बसाना भी जरूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए लंदन जैसी वित्तीय केंद्रों में पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रभाव होने लगा। मतलब लोग इधर से उधर जाने लगे तो श्रमिक इधर से उधर आने लगे तो प्रभाव श्रम का भी होने लगा। अब 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। बोल रहा 19वीं सदी में यूरोप के कई लोग यानी कि लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका में और लगभग ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर बसने लगे। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर बसने लगे। मतलब अपनी अच्छी जीवन गुजर बसर करने के लिए वो दूसरे दुनिया में दूसरे देश में भी जाके बसने लगे। 1890 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन रुझानों, पूंजी प्रभाव, पारिस्थितिकी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। मतलब कुछ अगर खाने में कमी है किस चीज का तो सिर्फ वह कुछ किलोमीटर दूर से नहीं, हजारों किलोमीटर मीलों से दूर भी आ रहा था सामान। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे, जो बाहर से ला रहे हैं वो भी कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। मतलब उस खेत पर भी काम कर रहे थे जहां पहले क्या था, जंगल। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेलवे का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाजों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाजों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम कराया या करवाया जाता था। मतलब वहां पे जो कम मजदूरी देकर जो दूसरे द्वीप से आए हुए यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के जो मजदूर थे उनको कम पैसा देकर, उनको कम मजदूरी देकर उनसे काम करवाया। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया। मतलब ज्यादा खेती बाड़ी करने के लिए क्या किया पंजाब में, तो नदी का जाल बिछा दिया और ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके, ताकि यहाँ पे खूब सारा कपास आ जाए और क्या आ जाए, गेहूं। इसका क्या करेगा ये लोग, निर्यात करेगा, दूसरा देश को भेजेगा। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। मतलब दूसरे दूसरे जगह से लाकर भी उसको बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनॉल कॉलोनी यानी नहर बस्ती कहा जाता है। उनको क्या कहने लगा, केनॉल कॉलोनी मतलब नहर बस्ती, मतलब नहर के किनारे बस्ती बना, इसलिए नहर बस्ती कहा जाने लगा उनको। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी कहानी कपास की भी रही जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। मतलब अंग्रेज लोग जहां जहां कब्जा, जिस देश पर कब्जा किए हुए थे वहां कपास की खेती ज्यादा करने लगे। इससे क्या हुआ, कपास का खेती ज्यादा होने से उन लोगों में यह उमंग आ गया कि वहां कपास होगा, यहाँ से कपास हम कहाँ भेजेंगे, ब्रिटेन भेजेंगे और वहां का कारखाना ज्यादा अच्छा से चलेगा क्योंकि कच्चा माल उनको मिल जा रहा है। उस कच्चा माल से, कपास से खूब सारा कपड़ा बनेगा और वही तैयार कपड़ा फिर से उसी देश में जाकर बिकेगा। रबर की कहानी भी इसी अलग नहीं है। विभिन्न चीजों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों से ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तक तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थ का भी था। मतलब 50% 60% हिस्सा जो व्यापार का था किससे हो रहा था, गेहूं, कपास और कृषि उत्पादन और जो था वे साथ में कोयला, इस चीज का भी खूब सारा उत्पादन हो रहा था। आज हम लोग और भी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा तक। अब हम लोग पढ़ेंगे 2.2 तकनीक
की भूमिका। इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका है? रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों का कल्पना नहीं कर सकता। सही बात है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हम लोग का बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी में बदलाव हुआ, वैसे वैसे हम लोग आगे परिवर्तन करते चले गए। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होता है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर ज्यादा आसानी से, मतलब रेलवे बढ़ा, पानी वाला जहाज बढ़ा, तो क्या हुआ कि जो उत्पादन हम अपने कृषि क्षेत्र में करते हैं उसको दूर दूर देशों में भी भेजा जा सकता है बड़ा आसानी से और कम भाड़ा में। संसार उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। मांस उत्पादों में, अब बोल रहा है मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है कि 1870 के दशक तक अमेरिका में यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता। 1870 में जो दशक में अगर देखा जाए तो अमेरिका में, यूरोप में क्या नहीं होता था, या अमेरिका से यूरोप में मांस का निर्यात नहीं होता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज्यादा जगह गिरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफर में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे, बहुत का वजन गिर जाता था या वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता। मतलब जो जल्दी खत्म या खराब हो जाएगा उसको, जैसे मांस वगैरह है, तो उसको क्या किया गया, रेफ्रिजरेशन के चलते यानी फ्रिज के चलते उसमें किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं आएगा। इसके बाद जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस यूरोप भेजा जाने लगा और इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी और पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे। अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार यानी मक्खन व अंडे भी शामिल हो गया। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों का समर्थन भी मिला। साम्राज्यवाद का भी इससे समर्थन मिला कि दूसरे देश से ही आ रहा है, अगर उस देश पे ही कब्जा कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, हमको उसका कीमत ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, उस पर टैक्स ज्यादा देना नहीं पड़ेगा। तो 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, 19वीं शताब्दी में के आखिरी दशक में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगा। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशक में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाज को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। मतलब 19वीं सदी में बहुत सारा ऐसा यूरोप वाले लोग क्या किए, उपनिवेश बनाए जिस पर कब्जा कर लिए। तो कब्जा करके उस पर आप अपना हर ढंग का सामंत, अपना प्रभुत्व हासिल करने लगे। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि वहां के कुछ देश की सीमाएं बिल्कुल सीधी लकीर जैसी ही है, मानो वह फुट्टा है ना रखकर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यह वही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगे प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने इलाकों में बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया था। 1885 में यूरोप की ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिससे अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया। मतलब लकीर खींचकर आपस में बांट लिया, यहाँ से यहाँ तक मेरा है, यहाँ से यहाँ तक उसका है, यहाँ से वहां तक उसका है।
19वीं सदी के आखिरी में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने, मतलब यूरोपीय देश आपस में बांटे, तो अब ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाली विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली और बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। मतलब अफ्रीका में ज्यादातर जो आया ब्रिटेन और कौन, फ्रांस लेकर आया अपना शासन। उसके बाद धीरे धीरे और कौन बढ़ा, तो बेल्जियम भी आ गया, जर्मनी भी आया जो अपना उपनिवेश बनाने लगा। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक में आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। अब क्या हुआ, 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। मतलब अमेरिका भी अब धीरे धीरे दूसरे देशों पे कब्जा करने लगा। आइए देखें कि उपनिवेशवाद से उपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या पड़ा, मतलब क्या असर पड़ा, इसके बारे में हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बीच बीच में ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको आपको खुद पढ़ना है ना, और पढ़ के, चूंकि वहां समझाने की कोई बात नहीं है, आप उसको अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो उसमें समझाने के लिए ही वो लिखा हुआ है, डिफाइन करके, तो उसको समझ आप जाएंगे। और घर में जब पढ़ेंगे तो ये बीच बीच में मानचित्र है, छोटा छोटा नीला पीला हरा ब्लू में ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसको भी पढ़ना है ना। और कुछ कुछ मुख्य पॉइंट को अगर लगता है कि अंडरलाइन करें तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग जो पढ़ेंगे मवेशी प्लेग इस सब के बारे में हम लोग अगले हफ्ता पढ़ेंगे। लेकिन अभी आशा करते तुम लोग बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को रिकवरी टाइप का या अच्छे ढंग से तुम लोग इसको पढ़ते होगे। मतलब जैसा हम बताते हैं बार बार, एक बार पढ़ने से पहले रीडिंग करना है, एक बार फिर वीडियो देखना है, और पुनः फिर से उस वीडियो को पढ़ने के बाद या देखने के बाद या सुनने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से एक बार पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में सारा वीडियो का बात आ जाएगा। इससे क्या होगा, तुमको जो क्वेश्चन सर भेजा जाएगा उसको याद करने में बड़ा आसानी होगा। ओके, और साथ ही साथ प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम करना है। ठीक है, ओके।